जय श्री राम। एबीवीपी मध्य भारत के पेज से आज हम बात करने वाले हैं देश के उस मुद्दे के बारे में जो हाल का सबसे चर्चित मुद्दा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। आत्मनिर्भर भारत की चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य भारत के पेज से आत्मनिर्भर भारत की चर्चा पर आज हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बहुत सारे जो विषय हैं उनको इस आत्मनिर्भर भारत के विषय के इर्द गिर्द हमारी चर्चा को रूप देंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज पर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 12 मई को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत का जो है आह्वान किया था और आग्रह किया था कि हम सभी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो है एक साथ मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री के लगभग 40 मिनट चले इस आह्वान में या इस राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने 9 बार आत्मनिर्भर भारत का नाम लिया था या कहें कि शब्द का उच्चारण किया था। साथ ही उन्होंने लोकल टू वोकल, लोकल टू ग्लोबल और ऐसे कई शब्दों पर बहुत अधिक जोर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का एक शब्द को बार-बार उच्चारण करने का अर्थ ये हो सकता है कि वह चाहते हों कि ये जो अवधारणा है राष्ट्र निर्माण की या जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की, ये अवधारणा आम जन तक पहुंच सके और सभी की भागीदारी इस निर्णय में हो और आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से भारत के जन-जन तक पहुंचे और सभी उसमें सहभागी बने। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से ही लगभग जब से प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया है और लगातार वित्त मंत्री जी उसके जो नए-नए रूप दिखा रही हैं कि जो नई-नई घोषणाएँ कर रही हैं कृषि क्षेत्र के लिए या कहें हम जो असंगठित क्षेत्र के लिए, तब से ही लगातार प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद से सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में या व्यक्तिगत रूप से ये मुद्दा बहुत चर्चित है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। कई लोग जानने को उत्सुक हैं कि आखिर आत्मनिर्भर भारत है क्या? इस मुद्दे पर लोग क्यों इतना चर्चा कर रहे हैं या क्यों इतनी इसकी चर्चा हो रही है? प्रधानमंत्री के आह्वान का कई लोगों ने बहुत समर्थन भी किया है और कई लोगों ने सराहना भी की है कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो पॉइंट दिया है वो बहुत अच्छा है और हमें इस पे काम करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर वो लोग भी हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में हम यदि कहें तो भारत देश दो प्रकार के लोगों में बँट गया है। एक तरफ वे लोग हैं जो प्रधानमंत्री या सरकार के या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं और वो भारत की सरकार पर विश्वास करते हैं कि संकट की इस घड़ी से भारतीय सरकार उनको आसानी से निकाले। और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो सरकार की आलोचनाएँ हर स्थिति में करते हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार ने तबाही मचा दी और जो भी बुरी परिस्थिति है वो जो हमारे ही कारण है या सरकार के ही कारण है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार इनएक्टिव है। कोरोना यदि हम कहें कि आत्मनिर्भर भारत की जो अवधारणा है, उसका कई लोगों ने मज़ाक भी बनाया, कई लोगों ने मीम्स भी बनाए। लेकिन जो लोग कोरोना जैसी महामारी पर मज़ाक बना सकते हैं, मीम्स बना सकते हैं, उनसे हम और कुछ करने की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। तो आज की हमारी जो चर्चा है, वह आत्मनिर्भर भारत के इर्द-गिर्द रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया गया है, हम इस कॉन्सेप्ट के हर पहलू पर बात करें। हम कोई भी ऐसा बिंदु ना रहे जो छूटा हो और हर पहलू पर बात करके हम इसकी जो गुत्थी है उसको सुलझाएँ और आम जो हमारे साथी देख रहे हों फेसबुक लाइव के माध्यम से, उन तक ये बात पहुँच सके। तो हमारी परिचर्चा में आज एबीवीपी मध्य भारत का एक पूरा पैनल है। मध्य भारत के दायित्ववान कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और उन कार्यकर्ताओं के साथ आज हम जो है आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतेश शर्मा जी, जो कि एबीवीपी मध्य भारत के पूर्व प्रांत अध्यक्ष हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। हमारे साथ जुड़ेंगे आज चर्चा में डॉक्टर पुनीत द्विवेदी जी, जो कि मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में निदेशक हैं और साथ में प्रोफेसर भी हैं। तो सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। त्रिभुवन सिंह राठौर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि विदिशा विभाग के विभाग संयोजक हैं। त्रिभुवन जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। सुश्री प्रकृति शर्मा जी, जो कि शिवपुरी विभाग की विभाग संयोजिका हैं। तो आपका भी बहुत स्वागत है प्रकृति जी। साथ में दीपिका गंगरेड्डी जी, जो हमारे साथ आज जुड़ने वाली हैं और जो खंडवा विभाग की विभाग छात्रा। तो सबसे पहले तो आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ हमारी इस चर्चा में और उन सभी का भी स्वागत जो हमें लाइव फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं और मध्य भारत पेज पर हमें लाइव देख पा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर नीतेश जी के पास जाऊँगा और नीतेश जी से एक प्रश्न पर
मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम आत्मनिर्भर भारत क्या है, इसकी अवधारणा को समझें। तो नीतीश जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा। नीतीश जी, मेरा आपसे सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इसकी अवधारणा क्या है और इसको कैसे आम जन तक ले जाएंगे और भारत कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है? तो इसकी अवधारणा पर प्रकाश डालने का जो है आप प्रयास करें, डॉक्टर नीतीश जी। नीतीश जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट नहीं हुआ अभी आप। हाँ अभिलाष जी, जी क्या प्रश्न? जी, नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है और हम क्या चाहते प्रश्न हैं है? कि आप आत्मनिर्भर भारत की हेलो अवधारणा पर प्रकाश डालें। अभिलाष जी, आत्मनिर्भरता की अगर हम अवधारणा की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता स्वयं के ऊपर निर्भर रहना, बिना जी किसी अन्य की मदद के। हम जानते हैं कि भारत ऋषि और कृषि का देश होने के कारण आत्मनिर्भर ही था। प्रत्येक गांव अपनी हर आवश्यकता का उत्पादन करता था। हम्म लेकिन आज हम देखते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के कारण विश्व के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना है, और इस प्रकार के वातावरण में आज यह प्रासंगिक हो गया है कि भारत पुनः आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। आज हमें पुनः आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की आवश्यकता है। अर्थात हम कहते हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए कि जो खाएं सो उगाएं, जो चाहें सो पाएं। इसके लिए किसी के मुख की ओर मुझे भारत को नहीं ताकना पड़े। हमने बीच में हमने अगर देखा, प्राचीन भारत में हम आत्मनिर्भर ही थे। अंग्रेजों की जो रिपोर्ट थी, 7.5 लाख गांव भारत के आत्मनिर्भर हुआ करते थे। आज हम देखते हैं कि इसमें आत्मनिर्भरता में कहीं ना कहीं कैसे कमी आई कि देश के अंदर जो आक्रांता है, और उनके बाद जब उसके बाद भी भारत आत्मनिर्भर रहा। लेकिन यूरोप जो अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज भारत की आत्मनिर्भरता को समाप्त करने का षड्यंत्र करते हैं, और उसके बाद वह जो भारत के अंदर जो गांव आत्मनिर्भर थे, किसी प्रकार से वो गांव आत्मनिर्भर न रहे, और उनके द्वारा जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी, वह सबसे बड़ा कारण रही भारत की आत्मनिर्भरता को समाप्त करने के लिए। आज हमें आवश्यकता है कि देश में उत्पादन हो। देश का उत्पादन हमें स्वाभिमान, आत्मविश्वास और आत्मबल दिलाएगा। हमें आवश्यकता है कि सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आत्मनिर्भरता के लिए आत्मविश्वास अति आवश्यक है। जी आत्मबल, आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता पैदा करता है। आजादी के 60 साल बाद 60 साल में 2 प्रधानमंत्री हुए, जिनमें हम लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और जय जवान जय किसान के नारे के साथ हम रक्षा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया, और जय विज्ञान के नारे के साथ हम पोखरण जैसा परमाणु विस्फोट करके विश्व की महाशक्ति बने हम। इस प्रकार से वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आत्मविश्वास के साथ भारत विश्व गुरु बने, और उन्होंने जो कहा है लोकल के लिए वोकल होना। आज हम सभी को ब्रांड का मोह त्यागना पड़ेगा। जी स्थानीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए हमको जो प्रोडक्ट बनाना है, वह हमारा प्रोडक्ट हमारे लिए देश में तो उपयोगी और ब्रांड बने ही, लेकिन अगर हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखते हैं तो विश्व के अंदर भी हमारा प्रोडक्ट ब्रांड बने। हम कहते हैं ना कि रहमन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाए। अर्थात वो व्यक्ति मृतप्राय समान है जो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं। जी हमारे यहाँ हमेशा देने वाली बात रही है, मांगने वाली नहीं रही है। भारत पुनः इस स्थिति को में पहुंचे और हम आत्मनिर्भर बने, ऐसा हमारा इस समय प्रयास होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का आग्रह किया है और भारत ने एक विश्वास जताया है, इसलिए आज भारत पुनः, हमारा जो प्राचीन गौरव था वह पुनः स्थापित हो, और भारत
पुनः आत्मनिर्भर की ओर बढ़े। इसके लिए युवाओं की, आम जनमानस की, प्रत्येक उद्योजक की, प्रत्येक श्रमिक की बहुत महत्वपूर्ण, देश के प्रत्येक व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है इसमें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है और हमें आत्मनिर्भर होने के लिए आत्मविश्वासी पहले होना पड़ेगा। नीतीश जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आत्मनिर्भर भी हुए, आत्मविश्वासी भी हुए। इन सब के साथ आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा, तो आत्मनिर्भर भारत में रोजगार की क्या उपलब्धता होगी? और रोजगार की उपलब्धता के साथ-साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि स्वरोजगार के क्या मायने होंगे या स्वरोजगार जो चलेगा, तो स्वरोजगार कैसे उत्पन्न होगा? निश्चित सी बात है कि स्वरोजगार के बिना आत्मनिर्भर नहीं बना जा सकता है। जी, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने व्यवसाय को करता था पहले और उसमें निपुण होता था। हमारे जी, एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीग निदान। जी। अर्थात खेती को उस समय सबसे अच्छा माना जाता था। हुँ, हुँ, स्वरोजगार को उस समय दूसरे स्थान पर हमारे यहाँ व्यापार को माना जाता था हुँ, और जो चाकरी थी उसको निषेध माना जाता था, हमें किसी की नौकरी नहीं करना है। और अंत हुँ, में अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता था तो वह भीख मांगने के समान माना जाता था, जो हुँ, बहुत गलत माना जाता था हमारे यहाँ। हम हुँ। देखते हैं कि इसमें जो पाश्चात्य जो प्रभाव पड़ा है, जी, पाश्चात्य प्रभाव के कारण या हम कहें अंग्रेजों के आने के कारण जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था और जिस प्रकार के व्यापार में बदलाव किए गए, उसके कारण हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, हुँ, उसको प्रतिष्ठा दी गई। इसलिए हर पढ़ा लिखा युवा नौकरी की दौड़ में शामिल हो गया है। हुँ, इसके लिए यह, और सरकार के लिए संभव भी नहीं है, इसलिए हुँ, हुँ। बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज जी, आत्मनिर्भर भारत में जब दूसरे की ओर देखने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, तो हुँ, हर व्यक्ति अपनी योग्यता के क्षमता के अनुसार वह हुँ, स्वरोजगार स्थापित करेगा और दूसरों को भी रोजगार देने के अवसर कई प्रदान करेगा। हम बिल्कुल। देखते हैं कि भारतवर्ष में 103 करोड़, हुँ, हम 130 करोड़ लोग जो भारतवासी हैं, हुँ, निश्चित है कि वह 260 करोड़ हाथ जब हुँ, स्वरोजगार के क्षेत्र में लगेंगे, तो हुँ, निश्चित है कि देश का काया पलट हो जाएगा और हुँ, उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था भी, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम सभी के समक्ष उभर के आएगी। केवल हुँ, इसके लिए केवल शासकीय और सामाजिक प्रोत्साहन की ही आवश्यकता है और जी, निश्चित स्वरोजगार के क्षेत्र में जब हम लोग, जब युवा देश का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक सभी लोग लगेंगे, तो निश्चित है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था रहेगा। हम हुँ, जानते हैं कि भारत की जीडीपी 40 से लेकर 66% तक प्राचीन भारत में हमारा विश्व के अंदर योगदान रहा है हुँ, और हुँ, आज योगदान हमारा कम हुआ, जीडीपी कम हुई, लेकिन जी, पुनः अगर हम स्वरोजगार और भारतीय प्राचीन मॉडल जो था पुनः अगर स्थापित होगा, तो जी, निश्चित है स्वरोजगार के अवसर भी, स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत आत्मनिर्भर भी होगा और हम बिल्कुल। सशक्त भी होंगे, समर्थ भी होंगे। बिल्कुल, स्वरोजगार भारत में निर्मित होगा और आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। हमारे साथ चर्चा आगे की चर्चा के लिए डॉक्टर पुनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें स्टार्टअप पे कुछ बातें बताएँगे स्टार्टअप से संबंधित। तो डॉक्टर पुनीत जी, मेरा आपसे जो सबसे पहला सवाल है कि भारत यदि आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत का बिज़नेस मॉडल क्या होगा? या हम कहें तो आत्मनिर्भर भारत में स्टार्टअप की क्या भूमिका होगी? जी अभिलाष जी, जी, बहुत बड़ा ही उचित प्रश्न है जी, क्योंकि संकट की इस घड़ी में जब देश संघर्ष कर रहा है हुँ, और कई संभावनाएं भी इस संकट के साथ देखी जा रही हैं कि हुँ, भविष्य में इस संकट के बाद से अपार संभावनाएं भी आने वाली हैं जी, और निश्चित स्टार्टअप एक बहुत बड़ा क्षेत्र के रूप में उभरेगा। जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में हमने सुना है हुँ, कि उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। तो हुँ, हुँ, 21वीं सदी भारत की सदी क्यों होगी? जी, इसके कई मायने हैं। अभी नितेश जी भाई साहब ने चर्चा में बताया, कृषि क्षेत्र को लेके भी चर्चा की थोड़ी बहुत उन्होंने। हुँ, तो हुँ, एक बहुत बड़ा जो पलायन जो शहरों से गाँव की ओर हुआ है, हुँ, हुँ, यह भी एक हमारे लिए चिंता का विषय है और ये चिंता जी, के साथ-साथ अवसर का विषय भी है। जी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें देश के समस्त भू-भाग का लगभग हुँ, 51% भाग कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। हुँ, 51% भाग, हुँ, 51% जो हिस्सा है, जी, वो कृषि के लिए यूज़ किया जाता है। कृषि में
चारागाह भी आता है, कृषि में वन भी आता है, कृषि में थोड़ी बहुत बंजर भूमि भी आती है। तो 51% भाग जो हमारा सबसे बड़ा कृषि जो एक हिस्सा है, उसमें स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं हैं। हम एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर देखें, एक बहुत ही छोटा सा राष्ट्र इजराइल की अगर स्टडी को पढ़ें, तो वहां पे हमने देखा है कि प्रत्येक परिवार से, या संभ्रांत परिवार हो या गरीब परिवार हो या मध्यम वर्गीय परिवार हो, प्रत्येक परिवार के लोग मिलते हैं और अपने देश के एक ऐसे भूभाग को जो बंजर हो रही है, उसको उर्वरा शक्ति उसको मिले, उसके लिए उससे उसकी खुदाई करते हैं, उसमें जल प्रवाहित करते हैं, किसी प्रकार उसको प्रोडक्टिविटी के लिए उपयोगी बन सक पाए, उस प्रकार का साधन उद्यम करते हैं, प्रयास करते हैं, सभी मिलकर एक दिन का समय निकालते हैं या रोज 2-2 घंटे का समय निकालते हैं और उस भूमि को उर्वरा बना देते हैं। तो यह जो है, यह सहकारिता का भाव है कि जब हम राष्ट्र से जुड़ जाएंगे और राष्ट्र के भाव को अपने मन में ले लेंगे कि यह जो संकट के बाद से हम अपने देश में ही हैं, कोई हम विदेश नहीं चले जा रहे हैं, अपने देश में ही है, अपने लोगों के बीच में है, अपने परिवारों के बीच में है। तो भले हम इस समय संकट में हैं, लेकिन अपार संभावना है। स्टार्टअप में जो मैंने देखा है, मैं काफी स्टार्टअप के साथ काम भी कर रहा हूँ। कृषि क्षेत्र में जो हमारा सबसे बड़ा 51% भाग पे कृषि हो रही है, लेकिन किसानों को समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि हम जो भी ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ हम नहीं चल पाते हैं। ट्रेंड के साथ नहीं चल पाने का कारण यह है, थोड़ी बहुत अशिक्षा है, थोड़ा बहुत यह है कि जो पलायन गांवों से शहरों की ओर हो गया है, तो गांवों से शहरों की ओर जो पलायन हो गया था, जो अब वापस हो रहा है, तो वहां पे समस्या आ गई थी कि किसान के पास खेत तो है, लेकिन खेत में काम करने वाले घर में परिवार के लोग नहीं है। पहले यह काम परिवार के लोग मिलकर किया करते थे, खेती बाड़ी जो होती थी परिवार के लोग मिलजुल के करते थे। बाद में ट्रेंड थोड़ा बदलता गया और लोग जैसे बाहर कमाने, नौकरी करने के लिए जाने लगे, तो मजदूरों को ढूंढा जाने लगा। अब क्या हो गया है कि अधिकतर जो है लोग बाहर निकल चुके हैं, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में जा चुके हैं। तो किसान जमीन होने के बावजूद भी, संसाधन होने के बावजूद भी, नहर होने के बावजूद भी, नलकूप होने के बाद भी, खाद्य वगैरह उपलब्ध होने के बावजूद भी इस समय श्रम जो है वो उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वह अपनी उत्पादकता का पूरा प्रतिशत नहीं दे पाता है। यह एक सबसे बड़ी चुनौती है और यह आगे भी अगर यह चीजें ऐसे होती रही तो बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली थी। ये तो अच्छा हुआ कि एक तरह का पलायन हम इसे पॉजिटिव सकारात्मक रूप से ले सकते हैं कि अगर लोग गांव लौट के जा रहे हैं तो वहां पे एक कुछ समय तक भय का भी वातावरण रहेगा। जैसे कि हम समाज में देख रहे हैं, मैं तो कोविड वॉर रूम इंदौर में काम कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है भय का वातावरण दिख रहा है। जो लोग जा रहे हैं हाईवे पे दिख रहे हैं, बाईपास वगैरह पे, तो उनके अंदर भय का वातावरण वो 1-2 साल तक नहीं आने वाले हैं, कम आने वाले हैं। तो यह जो है वहां पे जो शहरों से जो उन्होंने चीजें सीखी है उसको वहां पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कई ऐसी चीजें जैसे ग्रेडिंग एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कृषि उत्पादकता का अगर हम ग्रेडिंग गांव में ही कर लें, यानी खेती करने के बाद जैसे हम खेती क्या कर लेते हैं और उत्पादन को हार्वेस्ट करके हम घर लेके आते हैं, तो वहां पे हम ग्रेडिंग कर लें, अपने क्वालिटी वाइज ग्रेडिंग कर लें या साइज वाइज ग्रेडिंग कर लें। सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा मॉडल बन सकता है जिसपे स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं हैं। ग्रेडिंग में स्टार्टअप की अपार संभावना है कि हम अलग अलग साइज के, जैसे सब्जी की एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आलू का एग्जांपल ले लें, तो आलू में बड़ा आलू, मझले साइज का आलू, छोटे साइज का आलू, इस तरह हम ग्रेडिंग कर लें पहले ही। ग्रेडिंग के बाद हम वहां पैकेजिंग भी कर लें, गांव में हम पैकेजिंग भी कर लें। परिवार में चीजें की जाती हैं, आज भी परिवारों में हल्दी पैकेट वगैरह बनाए जाते हैं, हल्दी का पैकेट बनाया जाता है, मसालों का पैकेट बनाया जाता है, सारी तैयारी होती है। क्या की जो बाती होती है दीपावली में जो हम जलाते हैं वो बाती बनाई जाती है। ऐसे कई हथकरघा उद्योग हैं जिनको चलाया जाता है। तो यह एक परिवार के रूप में जो पहले कंसेप्ट हुआ करता था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार, तो यह एक तरीके से यह पलायन जो अभी शहरों से गांवों की ओर हुआ है, यह संयुक्त हिंदू परिवार की ओर लेके जाएगा। और वहां जो संयुक्त हिंदू परिवार का जो कर्ता परिवार का मुखिया होता था, वह एक प्रकार से एक बिजनेस मॉडल के रूप में उभरेगा। और यहाँ पे जो आप बिजनेस मॉडल की बात कर रहे थे, तो प्रत्येक परिवार एक बिजनेस होगा। अगर मेरे खेत में गेहूं अधिक होता है तो गेहूं से संबंधित जो भी चीजें हैं, मैं गेहूं भी बेचूंगा, गेहूं को मैं दलिया भी बनाऊंगा, गेहूं का अन्य कोई पदार्थ बन पदार्थ तो बनाऊंगा। मैं चावल, अगर धान उगाता हूं तो मैं धान का चावल भी बनाऊंगा, चावल को पीस के कुछ मैं नमकीन भी बना सकता हूँ, मुर्क वगैरह बना सकता हूँ। और भी जो चीजें हैं वो हम उसी स्तर पे बना सकते हैं और वहीं से पैकेजिंग करके, प्रॉपर पैकेजिंग ब्रांडिंग करके शहरों को हम पहुंचा सकते हैं। वहां पे कॉस्टिंग कम होगी। और हम खुद ही शहरों से गए हुए हैं, कुछ लोग जो अब जाएंगे वो वहां पे उस चीजों को ठीक से समझ पाएंगे, कर सक पाएंगे, क्योंकि किसान के पास उतना समय नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उद्यमिता के अपार मृदा परीक्षण जो मैं एक मॉडल देख रहा था, मृदा जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर क्यों हो रही है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। उज्जैन जाना हुआ था मेरा, उज्जैन में एक आश्रम है, सेवाधाम आश्रम। सेवाधाम आश्रम में क्या हो रहा है कि वहां पे
गो पालन किया जाता है, गोमूत्र, गो का गोबर जो है उसको मिट्टी के साथ मिश्रित किया जाता है, मिश्रित करके टुकड़े बनाए जाते हैं और उनको बेचा जाता है। वो उर्वरक खाद के रूप में मैं कहूँ कि उसको बेचा जाता है, उपयोग किए जाते हैं। वो खेतों में उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादकता भी बढ़ती है। तो यह एक जैसे मैन पावर किसान के पास होगा तो खाली खेती ही नहीं करेगा, गौ पालन भी करेगा, पशुपालन भी करेगा, मत्स्य पालन भी करेगा, ऐसे कई अपार संभावनाएं हैं, बागवानी लगाएगा, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। तो मृदा टेस्टिंग का जो है अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें मृदा मिट्टी को टेस्ट करने का जो सॉइल टेस्टिंग का जो काम है, उसमें भी स्टार्टअप कई सारे हैं, कई सारे आ सकते हैं गांव के क्षेत्र में। लैब बाकी स्टार्टअप बहुत मतलब एक बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब स्टार्टअप को हम बांध नहीं सकते ना गांव या शहर की सीमा में, स्टार्टअप अपने आप में बड़ा है। के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल, आपने अगर मैं गिनाते लग जाऊं तो कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मुझे लग भी रहा है। एक चीज बता के मैं आपको छोड़ूंगा कि लैब ऑन बाइक, ला बाइक का एक कंसेप्ट है, यानी पूरे एक बाइक के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे पूरा लैब का एक किट इंस्टॉल कर दिया गया है, जैसे डोमिनोज वगैरह पिज्जा लेके जाते हैं उस तरीके से। तो वो क्या है, वो बाइक हर गांव में घूमती है और मृदा का टेस्ट करती है, मिट्टी को टेस्ट करती है। तो मिट्टी को टेस्ट करने के बाद सॉइल की रिपोर्ट देती है कि यहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी है, तो आप इस प्रकार के फसल इसमें उगाएं, या इस प्रकार के आपको पेस्टिसाइड मिलाना है, या इस प्रकार की इसको उर्वरक शक्ति या पानी कितना मिलाना है। तो एक स्टडी हमको मिलता है जिससे पैदावार बढ़ेगी। तो किसान के पास ऐसी संभावनाएं बहुत सारी रहेंगी। और जैसे ये लोग जाएंगे तो आवश्यकता ही प्रयोगों की जर्नी होती है। इस समय आवश्यकता है, और हम जब पहुंचेंगे तो समस्या के साथ समाधान और अवसर भी आते हैं। हाँ, ये है कि जैसे कि भाई साहब ने बताया कि 1,30,00,000 हम इतनी बड़ी संख्या हमारे देश में है, और ये 130 करोड़ जनसंख्या जो देश की है, उसके बाद से अभी इतने हाथ हो जाएंगे डबल। तो अपार संभावना स्टार्टअप्स में लोग अगर चाहें, और हमें बिल्कुल अपार संभावनाएं हैं। बहुत सही आप बात कह रहे हैं कि अपार संभावनाएं हैं स्टार्टअप के क्षेत्र में। आपने जैसे एक बात कही थी अभी बीच में कि जो मजदूर शहर से गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक भय का माहौल है कि अब वो लगभग 1-2 साल शहर नहीं जाएंगे। तो इसी बात से जोड़कर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्टार्टअप गांव में भी जरूरी है आत्मनिर्भर भारत के लिए, और शहर में भी जरूरी है। तो जब ये लोग वापस शहर नहीं जाएंगे तो शहर में स्टार्टअप के लिए क्या क्या चुनौतियां? देखिए, शहरों के जो स्टार्टअप, ये जो वर्ग जा रहा है, ये मजदूर वर्ग है, अधिकतर जो है वो मजदूर वर्ग जा रहा है। और इसमें कल कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, कुछ आईटी सेक्टर के भी लोग हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, या किसी कारण से वो नहीं रहना चाह रहे हैं, या उनकी मंशा नहीं है करने की, तो वो जा रहे हैं। तो जो भी कारण, अधिकतर मजदूर वर्ग है। मजदूर वर्ग जो है वो स्टार्टअप से उतना जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो कृषि में जब जाएगा तो कृषि में, चूंकि कृषि तो हमारे जीन में है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से जुड़ा हुआ है और गांव से ही आया हुआ है। तो वहां पे जब वो जाएगा तो कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर, अपने माता पिता के साथ मिलकर खेतों में करेगा। जो यहाँ शहर में उसने देखा है, उसको कहीं ना कहीं जो चीजें सीखी हैं, कुछ कई कल कारखानों में काम किए, वहां पे कुछ इक्विपमेंट देखा होगा, हो सकता है किसी ने इरिगेशन का मॉडल देखा हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां पे पौधों को इरिगेट किया जा रहा है, सिंचाई की जा रही है, तो कोई मॉडल देखा हो, वो मॉडल वो अपनी खेती में अप्लाई कर देना चाहता हो। तो व्यक्ति सीख कहीं भी सकता है, वो कहीं से भी कुछ सीखा हुआ आ रहा है, एक ओरिएंटेशन लेके जा रहा है, और जब उसके पास चैलेंज दिखेगा, इट इज द क्वेश्चन ऑफ लाइवलीहुड, कि आगे हम अपने आप को कैसे चलाएंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो समस्या कोई नहीं है, खेती पर्याप्त है, और लोग मजदूरों की भी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता है, यह समस्या कभी नहीं रही है। और जबकि 51% भूभाग का हम उपयोग करने वाले हैं, और इस समय जो है हम अपनी प्रोडक्टिविटी का मात्र 32% हम जो है वो यूज कर सक पा रहे हैं। यानी अभी भी लगभग 68% के आसपास हमें उत्पादकता का उपयोग में करना है। तो अगर ये मैन पावर जाता है तो एक तरीके से कृषि हमारी देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो समृद्ध होगी। नहीं, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। एक और मेरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और शायद आप उसका बहुत अधिक हद तक जवाब दे भी चुके हैं, कि जो मजदूर शहर से गांव लौट रहे हैं, अब जब वो गांव में लौट रहे हैं तो उन मजदूरों की शहर में क्या था कि सहूलियत वाले काम थे, कहीं कॉल सेंटर में काम था, या कहीं और जो कई प्रकार के सहूलियत वाले काम थे, दवाई कंपनियों में पैकिंग या सारी चीजें। तो जब वो मजदूर गांव में लौटेगा तो वो कैसे उसको प्रेरित करें कि वो खेती की ओर अग्रसर हो और खेती को लाभ का धंधा। तो ये भी एक चुनौती ही होगी कि उनको गांव में लाकर कृषि में उनकी रुझान या उनकी रुचि लाना। तो इस पर भी आपका जवाब चाहूंगा कि ये गांव में उनको कैसे हम अवसर दे रहे हैं। देखिए, कृषि का की जब हम बात करते हैं तो कृषि के साथ कई संबंधित धंधे भी जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, फूड प्रोसेसिंग की बात कर लूं मैं, अगर आपसे फूड प्रोसेसिंग की बात करता हूं, मैं खाद्य प्रसंस्करण की बात करता हूं, अगर तो उसमें भी अपार संभावनाएं हैं। जैसे अगर हम किसी क्षेत्र में है जहाँ पे आलू एज ए कृषि, हम आलू की खेती कर रहे हैं,
लेकिन आलू का उत्पादन होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आलू के हम चिप्स बना सकते हैं। चिप्स बनाने के लिए हमें एक आधारभूत हमें एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो एमएसएमई कह सकते हैं आप, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या एक हथकरघा उद्योग के रूप में भी आप चला सकते हैं। वो है उद्योग, लेकिन कृषि आधारित उद्योग है। तो एक तरीके से हमें रॉ मटेरियल भी वहीं से मिल जाना है, गांव से ही मिल जाना है, हम वहीं पे उसको कम से कम संसाधनों का उपयोग करके हम वहां पे चिप्स बना सकते हैं, वहीं पैकेजिंग कर सकते हैं, वहीं से उसको हम सेल कर सकते हैं। तो संभावनाएं अपार हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप जाएंगे तो बिल्कुल सीधा आपको खेत में हल लेके ही जाना है। आपको यही तो ओरिएंटेशन हमें क्रिएट करना है कि अवसर क्या क्या है। मात्र खेती या खेत में हल चलाना ही एक अवसर नहीं है। खेती से संबंधित जितने भी आधारभूत उद्योग हैं या संबंधित उद्योग हैं, जैसे गुड़ उद्योग हुआ, अगर वो शुगर केन क्षेत्र से है, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र से है, तो वहां पे गुड़ बनाया जा सकता है। गुड़ का उत्पादन गांव में हो जाता है, जो क्रशर होते हैं वहां पे उनकी क्रशिंग हो जाती है और वहां पे गुड़ का उत्पादन मतलब कि गांव में वाकई मतलब यदि वो वापस लौट के आया है तो उसको गांव में भी रोजगार के बहुत मतलब कहें तो साधन भी है, अपार अवसर है, और उनको इस अवसर का प्रयोग भी करना चाहिए कि शहर में परतंत्र होकर काम करने से बेहतर है कि गांव में आत्मनिर्भर होकर और देश को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया जाए। तो त्रिभुवन जी, अब मैं आपके पास आता हूँ कि चर्चा में बहुत सारी बातें सामने आई हैं, जैसे कि अवधारणा क्या है और स्टार्टअप की क्या भूमिका हो सकती है। अब एक अगला सवाल मेरा त्रिभुवन जी आपसे है कि प्रधानमंत्री ने जो एक आग्रह किया है कि लोकल टू वोकल, मतलब कि लोकल के लिए वोकल बन जाइए, तो इस आग्रह के क्या मायने हैं और लोकल टू वोकल का क्या अर्थ है? लोकल टू ग्लोबल भी प्रधानमंत्री ने उसको समझाया। नमस्ते अभिलाष जी। जी नमस्ते जी। जो लोकल टू वोकल और लोकल टू ग्लोबल की बात प्रधानमंत्री जी ने कही जी, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। बिल्कुल, क्योंकि जो चीन द्वारा निर्मित इस कोरोना वायरस ने जो देश में समस्या खड़ी की है, उस समस्या के वक्त हम जब देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि देश को मदद करने वाला व्यक्ति कौन है। लोकल व्यक्ति यहाँ की मदद कर रहा है, या जो ब्रांड्स हमारे थे जैसे वॉलमार्ट है, आज जो हमारा किराना पहुंचा कौन रहा है हमारे घर तक? वॉलमार्ट पहुंचा रहा है, या हमारे शहर में रहने वाले जो लोकल दुकानदार हैं वो हम तक किराना पहुंचा रहे हैं? आज हमें दूध कौन दे रहा है? आज हमें ये जो जरूरी जीवन यापन करने वाली सामग्री है वो हमें लोकल वेंडर्स दे रहे हैं, या जो एमएनसीज हमारे देश में काम करती हैं वो दे रही हैं? तो इस समस्या ने इस लोकल टू वोकल की जो महत्वाकांक्षा है वो हमें बताई है। तो इसीलिए हालांकि 70 सालों से ये बहुत देर हो चुकी है कि हम आज भी हमारे ऐसे लोकल ब्रांड्स को क्रिएट नहीं कर पाए हैं जो उन एमएनसीज से कॉम्पीट कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक धारणा बन चुकी है कि हमारे यहाँ कुछ भी अच्छी चीज हो वो बोलते हैं ब्रांडेड है, और अगर वो ब्रांडेड उसकी क्वालिटी कम है तो उसको बोलते हैं लोकल है। तो ये धारणा को हमें बदलना होगा, क्योंकि हमें उस लोकल को ब्रांडेड बनाना होगा। इसीलिए हमें लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा। मतलब हमें उस जो लोकल ब्रांड है उसे पहनना पड़ेगा, उसे हमें घरों में इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसे उस स्थान पर पहुंचाना पड़ेगा ताकि वो उन ब्रांडेड से कॉम्पीट कर सके। मैं आपको एक ऐसी मतलब हमें लोकल ब्रांड, जैसे जरूरी नहीं कि हम राडो की जो घड़ी जो विदेश में बनती है उसको हम पहनना छोड़ दें, लेकिन जरूरी ये है कि हम उसकी टक्कर की घड़ी भारत में बनाएं, उन घड़ियों का प्रयोग करें और उन घड़ियों को पहनकर फिर हम जो है जो दूसरे लोगों को दिखाएं कि भाई हमारे ये लोकल प्रोडक्ट है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोकल को वोकल बनाएं और अपनी जो चीजें हैं उनका प्रचार प्रसार भी, उनकी ब्रांडिंग भी भरपूर करें। तो पुनीत जी, त्रिभुवन जी, मेरा आपसे एक और अगला सवाल है कि जैसे अभी मेरी पुनीत जी से इस विषय पे बात हुई कि कृषि बहुत अवसर देती है आत्मनिर्भरता के, और बहुत सारे जो है स्वरोजगार के भी अवसर देती है स्टार्टअप्स के। तो अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो पैकेज दिया गया है, राहत पैकेज, उसमें 1 लाख करोड़ जो है कृषि की आय को दोगुना करने के लिए दिए गए, मतलब कृषि क्षेत्र में दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पैकेज दिया गया है 1 लाख करोड़ का, तो ये जो आत्मनिर्भर भारत है इसके लिए मील का पत्थर साबित होगा? जी निश्चित ही अभिलाष जी, हमें ये समझना चाहिए कि आज भारत का 85% पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर आधारित है और कृषि केंद्रित हमारा देश है। और हम आत्मनिर्भर आज भी अगर हम निर्भर हैं तो किसान पर हैं, ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हमें केवल इस समय 1 लाख करोड़ का जो हमारा पैकेज इस आत्मनिर्भर भारत में आया है उसमें ये देखना होगा कि उसका उचित मूल्य किसान को उसके उत्पाद का मिल पा रहा है कि नहीं।
ये 1 लाख करोड़ के पैकेज में जो कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सुधारने की बात की गई है, जैसे वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस, सप्लाई चेन, और इन सब के सुधार करने के लिए ये 1 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो इंट्रोड्यूस किया है। और हम जानते हैं कि अगर ये 1 लाख करोड़ पूरा अगर नीचे तक पहुंचता है तो ये केवल मोदी जी के सपनों का भारत नहीं, आपका मेरा हम सबके सपनों का भारत बन सकता है। बिल्कुल, ये और भारत हम सबके 85% सपनों लोग का जो भारत हैं है। उनको अपने गांव में रहकर और सारी जरूरतें उनकी पूरी हो सकती हैं। बिल्कुल, ये जरूरी है कि गांव में रहकर भी वो अपनी जरूरतें भी पूरी करें, देश की जरूरतें भी पूरी करें और आत्मनिर्भर बने। हो सकता है कि वह रोजगार के भी अवसर पैदा करें, जिसमें जो आत्मनिर्भर भारत में सबकी अपनी-अपनी भूमिकाएं तय होती हैं, वो आप बता रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा प्रकृति जी पर है। प्रकृति जी, आपसे मेरा अगला सवाल है कि इतने सारे विषयों पर बात हुई, तो आत्मनिर्भर भारत में आप क्या समझती हैं कि महिलाओं के क्या योगदान हो सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? और साथ में आपकी दृष्टि में आत्मनिर्भर जो भारत है या आत्मनिर्भरता है, इसके क्या मायने हैं आपकी दृष्टि में? देखिए अभिलाष जी, आपने बहुत ही सटीक प्रश्न अभी वर्तमान परिदृश्य को देख के बहुत ही ठीक प्रश्न आपने किया है। जी। महिलाओं का अगर हम इतिहास देखें भारत देश का, तो महिलाओं की हर क्षेत्र में बहुत ही बढ़ चढ़ के भागीदारी हमें देखने को मिलती है, और चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। जी। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात पे आते हैं, तो हमारे मन में बिल्कुल ये सवाल आता है कि आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है? आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं के लिए किस प्रकार से रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है? वुमेन एम्पावरमेंट का भी विषय सामने आता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में 43% की जो इकोनॉमी है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट रही है। और हम अगर फार्मिंग में देखें तो भारत में जो फार्मर्स हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं उस परिवार में, वो मिलके आपको फील्ड में एनी टाइम काम करती हुई दिखेंगी। मतलब पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करती हुई हमें नजर आती हैं हर वक्त। तो हम देख सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन पे हम फोकस करें, तो कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहां फार्मिंग पे डिपेंडेंट वो रीजन है भारत का, जैसे मध्य प्रदेश के भी कई हिस्से हैं। तो वहां अगर ऐसा इंडस्ट्री सेटअप होता है सेल्फ रिलायंट इंडिया के तहत, या फिर प्लांट कोई लगता है, तो निश्चित तौर पे 50% से अधिक भागीदारी आप साफ तौर पे वहां महिलाओं की देखेंगे। और फिर चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ये तो एक बात हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर की, पर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। अलग अलग रीजन से उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो जैसे मैं, क्योंकि श्योपुर जिले से हूँ, और श्योपुर जिले की मैं आपको एक खास बात अभी बताऊंगी कि श्योपुर में जो हमारी माताएं बहनें, जो जनजातीय समाज से जो माताएं बहनें हैं, वो वनों में जाकर वहां से सामग्री इकट्ठी करके, जैसे गोंद आदि प्रकार की चीजें इकट्ठी करके जड़ी बूटियां बनाती हैं। साथ में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर वो करीबन 65,000 महिलाओं का उससे फायदा होता है हर साल। तो इतने छोटे छोटे स्केल पे आप देख रहे हैं कि महिलाएं काम कर रही हैं जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है। जब तक भारत की सरकार ने इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया, अभी प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद ये विषय थोड़ा सा चर्चा में आया, लेकिन उससे पूर्व में भी महिलाओं की भागीदारी रही थी। और मुझे जब महिलाओं की बात कर ही रही हूँ, तो मुझे एक विषय याद आता है कि एशिया का जो नंबर 1 महिलाओं का मार्केट है, वो हमारे मणिपुर में इमा मार्केट उसका नाम है। वो पूरा करीबन 4000 दुकानें वहां हैं, और सब पूरा महिला पे वो केंद्र बना हुआ है, वहां महिलाएं बिजनेस करती हैं। तो हम अगर किसी भी तरीके से देखें तो महिलाएं कहीं से भी कमजोर नहीं है। और उसमें भी कुछ चीजें हैं जो हमें अभी समझनी चाहिए भारत की महिलाओं को, कि भारत में हमेशा महिलाओं को, नारी को माता के रूप में देखा गया है। हम फॉरेन की बात नहीं करेंगे, जहाँ पे वहां के जो विचारक है अरस्तु प्लेटो, जो बताते हैं कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती, इस प्रकार के वो विचार रखते हैं। लेकिन भारत में हमेशा से नारी को पुरुष से पहले रखा गया। तो अगर हम धरातल पे देखें तो भी जो वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे मैंने आपको श्योपुर का उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है, तो महिलाएं बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी करती है। और निश्चित रूप से अगर हम सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो विषय आया है,
इसमें अगर गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने की ओर इस विषय पे ज्यादा एम्फेसिस दे रही है, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा कि महिलाएं बहुत अच्छे से इसका हिस्सा बनेंगी और जरूरी भी है। आत्मनिर्भर भारत, मैं ये मानता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत ही नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिस पर अकेले चलकर काम हो सकता है या अकेले आगे बढ़ा जा सकता है। हर कॉन्सेप्ट में स्त्री और पुरुष तो समान बाइनरीज हैं, इनको साथ में काम, इनको साथ में समानता के अवसर देकर या इनको जो है जो रोजगार या जो भी अवसर इनको समानता में देकर बहुत कुछ अच्छा किया जा सका है। तो आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया था अपनी चर्चा में। बिल्कुल, एक मिनट अभिलाष जी, आपका जो एक प्रश्न था कि मेरे मायने में जो आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसकी क्या परिभाषा हो सकती है। तो थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो वर्तमान समय में जैसे ही ये शब्द आया चर्चा का विषय कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, तो हम देखते हैं 33 मिनट के भाषण में मोदी जी ने काफी बार इस शब्द का प्रयोग किया। तो साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट विषय है और मोदी जी ने आग्रह किया है जनता से कि वो इस विषय पे से माध्यम से एक बेटर इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ सकें। तो जब हम इस विषय पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग अलग पर्सपेक्टिव है विषय को देखने के। मैं मानती हूँ कि थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी इसे देखा जाना चाहिए। सेल्फ रिलायंट इंडिया वर्ड जैसे ही आता है तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में हमें मानसिक, बौद्धिक हर तरीके से इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। जब भारत का हर एक युवा अपनी मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे इंडिपेंडेंट होगा, तो निश्चित तौर पे आर्थिक आधार पर भी हमारे जो आइडियाज हम लोग लाएंगे, वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए हर क्षेत्र में हम लोग उसी पे ठीक से आगे बढ़ पाएंगे। मुझे कुछ बात याद आती है कि मैं अभी क्योंकि इस विषय पे जब पढ़ रही थी, तो मैंने पढ़ा कि OECD जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, OECD ने एक जो कि महान अर्थशास्त्री हैं हमारे एंगस मैडिसन, उनसे ऐसा उनको कार्य सौंपा कि पिछले 2000 साल का आपको आर्थिक, पूरे विश्व का आर्थिक जो भी कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट नेशंस का, उस पे एक इतिहास लिखना है, आर्थिक इतिहास पूरे विश्व का। तो जब उनका शोध पूरा हुआ और आपकी आवाज, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड का विमोचन किया, तो उसमें एक आपकी आवाज, नेटवर्क कनेक्शन आपका थोड़ा कमजोर हो रहा है। आश्चर्य करने वाली बात सामने आई। उन्होंने उस बुक के माध्यम से भी को बताया कि भारत का 1500 वर्षों तक पूरा जो विश्व का जो इकोनॉमी थी, वो उसमें 60%, 66% जो भागीदारी थी वो भारत की थी। तो इस तरीके से हम ही ने नहीं, पूरे विश्व ने ये बात मानी है। चाहे आप फिर एक इतिहासकार विल ड्यूरॉन्ट की बात करें, सही बात कह रही हैं आपकी। भारत का हमेशा ही विश्व में बहुत योगदान रहा है, विश्व की अर्थव्यवस्था में भी शुरुआत में, पुराने समय की हम बात करें, और उसके अलावा भी भारत ने कई ऐसी टेक्नोलॉजी विश्व को दी हैं। हमारा शून्य हमने पूरे विश्व को दिया है, दशमलव हमने विश्व को दिया है। बिल्कुल, सुपर कंप्यूटर भी भारत ने, बिल्कुल, संस्कृत जैसी भाषा जो कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो वो सब हमने भारत ने दिया है। तो आपने एक बात कही, यहाँ पे एक जिक्र किया है किसी विदेशी हिस्टोरियन का आपने जिक्र किया। तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक चीजें वायरल हो रही हैं, जो यूथ वायरल कर रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का मायने क्या है। आप मतलब यदि कोरोना की वैक्सीन विदेश बनाएंगे तो आप उसको लेंगे नहीं क्या? तो इस टाइप की, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने विदेशी का आत्मनिर्भर ना होकर आपने एक विदेशी पर निर्भर रहे, तो एक इस टाइप के कई मजाक बनाए जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि एक अगर एक बुंदेली भाषा में कहा जाए तो आत्मनिर्भर भारत को एक हवा बना दिया है। जैसे मोदी जी ने कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ ला के सामने खड़ा कर दिया हो कि जाइए इससे टकरा जाइए। तो आपको नहीं लगता कि आत्मनिर्भरता इतनी भी बड़ी नहीं है, इतनी भी जटिल नहीं है जितना बना दिया गया है? बिल्कुल, ये प्रश्न क्योंकि मैं अभी लाइव सेशन देख रही थी, तो मैंने देखा कि कई लोगों ने इस पे कमेंट्स भी किए हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर उन लोगों के लिए भी है कि ये जो आपने विषय बताया, ये मानसिकता वाली बात है।
अगर हम आत्मनिर्भर विषय देखें तो ये कोई न्यूली इनोवेट हुआ विषय नहीं है सेल्फ रिलायंट इंडिया। आप आधुनिक भारत की बात करेंगे, चाहे आजादी के बाद हम बात करें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, उन्होंने ग्राम स्वराज का विषय वो लाए थे और उसको पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व ने उससे सीखा था कि भारत में कितनी क्षमता है। फिर चाहे आप कुछ समय के बाद लाल बहादुर शास्त्री की, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन देश में होता है, उनकी पॉलिसीज देखेंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप से उनकी पॉलिसीज या ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से देख सकते हैं कि उनका जो पॉलिसीज का मेन मोटिव था वो भी सेल्फ रिलायंट इंडिया था। और समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, हाँ मैं मानती हूँ कि इस तरीके के विषय आ रहे हैं, इस पे कंट्रोवर्सी हो रही है, तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि भारत हमेशा से सक्षम था, भारत जब तक भारत था। लेकिन जब यूरोपियन मॉडल, अन्य गलत विचारधाराओं की जो सरकारें सरकार में आती हैं और यूरोपियन मॉडल हम भारतीयों पे सौंपती हैं, तो हमारी क्षमताओं पे वो प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी आप अगर वक्त के साथ चले तो पोखरण परमाणु जो प्रशिक्षण है उसकी बात करें, सुपर कंप्यूटर जो हमारे विजय राव जी द्वारा बनाया गया जब भारत को आवश्यकता पड़ी, ऐसी कई ऐसी बातें हैं जिनको हम अगर याद करें तो हमें ऐसा लगेगा कि आत्मनिर्भरता कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है और इस पर हम पहले से काम करते आए हैं। और हमारा भारत का मॉडल यदि हम लेकर चलेंगे, कई जो पिछली सरकारों ने या ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं उन्होंने इस आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया को एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जोड़ दिया है, पर इन्हें समझने की आवश्यकता है। मैंने शुरुआत में ही जैसा कहा था कि कई प्रकार के लोग हैं और कई प्रकार की थिंकिंग है, तो ये बहुत जरूरी है कि भारत के मॉडल पर आगे बढ़े, भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। वो जो मोदी जी ने बात कही है वहीं पर हमारी बात खत्म होती है। और अब मैं अपनी चर्चा को आगे ले चलता हूँ दीपिका जी के पास। दीपिका जी से मेरा सवाल है कि MSME जो एक इशू अभी सबसे ज्यादा लिया गया है, जो निर्मला सीतारमण जी ने एक जो आवंटन किया है राशि का, तो MSME को कितनी राशि दी गई है और आत्मनिर्भर भारत में आपको क्या लगता है कि MSME जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, मध्यम उद्योग है या सूक्ष्म उद्योग है, तो इनका क्या योगदान है या योगदान हो सकता है, या ये आत्मनिर्भर भारत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट। और वो जो राशि आवंटित की गई है, मैं चाहूंगा कि आप उसको भी थोड़ा इंगित करें कि क्या राशि इंगित की गई है, आवंटित की गई है। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना महामारी से के दौर में भारत एक ऐसा राष्ट्र है दुनिया में जिसने इतने बड़े ऐतिहासिक पैकेज की घोषणा लंबे समय तक चल रही भारत पर कई भविष्यवाणी, और आज हम इन्हें जागती आंखों से देखते हुए एक सपने को पूरा होते हुए या साकार होते हुए देख रहे हैं। अब एहसास हो रहा है कि एक कुशल प्रभावी नेतृत्व का, एक सुशासन अर्थव्यवस्था का एवं स्वतंत्र राष्ट्र चेतना का अब बन रहा है नया भारत, अब बन रहा है आत्मनिर्भर। आपके सवाल के ऊपर आए तो जैसे आपने पूछा MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इस पर सबसे ज्यादा अगर मोदी जी ने जो पैकेज की घोषणा की थी, सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी सेक्टर को हो रहा है तो सबसे ज्यादा राशि जो आवंटित की गई है प्रावधान वो MSME के सेक्टर को दी गई है। 3 लाख करोड़ की ये राशि है जो MSME सेक्टर को आवंटित है। इसमें 4 साल तक का लोन दिया जाएगा MSME सेक्टर को, और उसमें 25 करोड़ तक का लोन होगा, और जिसमें 100 करोड़ तक की जो टर्नओवर आएगा एंटरप्राइजेस का, वो इसमें MSME को लाभ मिलेगा। जो 3 लाख करोड़ रुपए MSME सेक्टर को दिए जाएंगे, उसमें से 20 करोड़ NBFC को मिलने वाला है, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, और 50,000 करोड़ पर MSME का एक नया फंड ऑफ फंड्स बनेगा। सरकार की इस पैकेज से MSME की परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है। जैसे बात करें स्मॉल एंटरप्राइजेस और माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो उसमें 10 करोड़ से 50 करोड़ तक की जो कंपनियां एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें स्मॉल कंपनीज के रूप में देखा जाएगा, और जिन कंपनियों का टर्नओवर 200 करोड़ से कम है उन्हें ग्लोबल टेंडिंग नहीं दी जाएगी। अगर हम बात करें EPF की, मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की, तो उसमें 2500 करोड़ रुपए का राशि उन्हें आवंटित हुई थी। और ऐसे में डिस्काउंट को 90,000 रुपए करोड़ की नकदी डाले, ताकि जो लॉकडाउन के जरिए जिन्हें व्यवस्था में इनकी कभी कमी आई है, तो इनके पास कैश है, उन्हें डिस्काउंट को 90,000 करोड़
की नकदी वाली। तो ऐसे एमएसएमई का पूरा सेक्टर और सबसे ज्यादा लाभ इसी सेक्टर को मिलने वाला है आगे चल के, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही है कि एमएसएमई के लिए जितना जो फंड आवंटित किया गया है, साथ ही मैं ये मानता हूँ कि एमएसएमई में जो लघु और कुटीर उद्योग है, जो जो मजदूर वापस पलायन किए हैं अपने गाँव की ओर, तो वो मजदूर यदि इन उद्योगों को फिर से बढ़ावा देते हैं, एक ऐसा माना भी जा रहा है कि ये जो मजदूर वापस आए हैं, इनके आने के बाद जो है, जो कुटीर और लघु उद्योग हैं, वो फिर से जो है राहत की सांस लेंगे, मतलब वो फिर से चल उठेंगे। तो ये जरूरी है कि एमएसएमई फिर से चालू हो, उनके लिए राहत के लिए जो है, उनके लिए लोन की व्यवस्था हो, सारी चीजें हो। तो एक इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि एमएसएमई के अंतर्गत जो लोन देने की बात कही है, तो लोन बैंक देते हैं, और जब ये बैंक लोन लेने कोई साधारण व्यक्ति जाता है या आम व्यक्ति जाता है, तो साधारणतः मतलब बैंक आनाकानी करती है, गारंटी मांगती है, सारी चीजें। सरकार ने गारंटी की बात कही है, लेकिन फिर भी ये कैसे संभव है कि वो लोन हर व्यक्ति तक पहुंचे, मतलब कि जो आम नागरिक है उसको भी इसका फायदा मिले? जी बिल्कुल, आपने कहा कि लघु उद्योगों पर ज्यादा इससे मजदूर पलायन कर चुके हैं। तो जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, जब निर्माण और उत्पादन के कार्य जब घर घर में होते थे, तो हर हाथ को काम मिलता था। जब निर्माण और उत्पादन, क्योंकि निर्माण उत्पादन की केंद्रीकरण, तो उस समय हर व्यक्ति के पास उतना पर्याप्त धन होता था पर अपनी दिनचर्या के जो अपने रोजमर्रा के काम थे वो आसानी से करे जा सकते थे। और क्योंकि निर्माण हम खुद करते थे, जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था तब, तो बिल्कुल, मतलब जरूरी है कि हम अपनी पुरानी चीजों को जानें। त्रिभुवन जी, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा कि एक क्वेश्चन मैं जो एक अभी थ्रो किया था, उसका जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत में जो पैकेज में बात कही गई है कि एमएसएमई के लिए लोन दिया जाएगा, तो इस लोन में आपको क्या लगता है कि क्या ये आम नागरिकों तक कैसे पहुंच पाएगा? कई बार बैंक आनाकानी करते हैं, तो कैसे ये लोन जो है आम नागरिक तक पहुंच पाएगा? त्रिभुवन जी, आपसे है मेरा। जी, जैसा कि एमएसएमई के लिए जो नया लोन आवंटन का आवंटित किया गया है, 3 लाख करोड़ के लगभग ऐसा राशि आवंटित की गई है। तो पहले भी हमारे यहाँ बैंक्स लोन देते थे, लेकिन अब ये 3 लाख करोड़ रुपए 12 महीने तक इस पर आपको कोई ब्याज नहीं चुकाना है, मूल भी नहीं देना है, ऐसा सरकार का निर्णय है। और हर बैंक को एक टारगेट दिया जाता है, आरबीआई की गाइडलाइन है, वो उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, अगर कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उसे डेवलप करने के लिए, या फिर किसी उद्योग को वहां पर स्थापित करना है, तो ऐसा सरकारों का टारगेट होता है। तो वो बैंक्स को निर्देश देती हैं कि आपको, आपकी ब्रांच को, आपके बैंक को उतना अमाउंट लोन देना ही है। अब चूंकि लोन की बात आती है तो बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना के देते हैं। तो अब आपने भी देखा होगा कि कई जगह ऐसा होता है कि बैंक से लोन लेकर व्यक्ति चला जाता है, कुछ लोग तो देश से ही बाहर उड़ जाते हैं, नीरव मोदी जैसे। तो उस चीज को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बैंक मैनेजर पर यह निर्णय छोड़ा है कि आपको उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख के, उस कस्टमर की प्रोफाइल देख के, बिल्कुल, मतलब बैंक मैनेजर का निर्णय रहेगा और उनको अपना टारगेट अचीव करना पड़ेगा, जिसके चलते वो कुछ लोगों को जो जरूरी और जो जिनकी प्रोफाइल अच्छी होगी, जिनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक होंगे, वो उनको जो है लोन देंगे। तो अब लौटकर मैं नितेश जी आपके पास आऊंगा, डॉक्टर नितेश जी, कि एक बहुत ही साधारण सवाल है और इसका जवाब मैं इसलिए भी जरूर चाहूंगा कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है तो ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, इसमें हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। कुछ लोग जो पहले कह रहे थे कि 5 से मतलब सरकार को इस आपदा काल में या इस संकट काल में जीडीपी का 5 से 6% जो है राहत के रूप में देना चाहिए। अब जब भारतीय सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 10% अपनी जीडीपी का 10% जो है वो राहत के रूप में दिया है, या हम कहें कि जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रूप में दिया है, तब मध्य प्रदेश के एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, एक पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये जाता है कि 10% ही क्यों दिया, जीडीपी का 50% क्यों नहीं दिया? तो आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के सवाल उठाना एक तो अर्थव्यवस्था पर मजाक उड़ाना जैसा है कि भाई आप 50% देने की बात कर रहे हो, और दूसरी चीज ये कि 50% देने के साथ साथ आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपका भी कर्तव्य, हर बार आपको आलोचना ही नहीं करनी है, पक्ष हो, विपक्ष हो, पुरुष महिला हो, वृद्ध नौजवान, जो भी है, हर किसी को मिलकर इस टारगेट को अचीव करने के लिए साथ में आना चाहिए।
तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष को भी सरकार के साथ आना चाहिए, विपक्ष या सभी लोगों को सरकार के साथ आना चाहिए? डॉक्टर नितेश जी। अभिलाष जी, इसके बारे में केवल यही कहूंगा, ईर्ष्यालुओं को कमल में भी मल नजर आता है, भोले शिशु की मुस्कान में भी उन्हें छल नजर आता है। जिनकी आंखों पर यदि आलोचना का चश्मा लगा हुआ है, उन्हें कोई भी सहायता, कोई भी कार्य योजना बेईमानी ही लगती है। हम देखते हैं भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जीडीपी का 10%, हमने जीडीपी का 10% अर्थात 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वह 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, वह कोई वहां उसकी कोई वो नहीं है कि अब ये आगे की गली बंद हो गई है जी। अगर आवश्यकता पड़ेगी, अगर समुचित उपयोग हो जाएगा और उस उपयोग के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो और भी दिया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग इस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, वो निश्चित है कि अपनी संस्कृति के अनुरूप ही ये बात कर रहे हैं कि इतना देना चाहिए, क्योंकि उनकी संस्कृति में जब उनके विचार की सरकारें रही है, तब उनके प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट हम सभी जानते हैं, उन्होंने दिया था कि देश में यदि हम 100 रुपए भेजते हैं या 100 पैसे भेजते हैं तो 15 पैसे ही नीचे तक जाते हैं। बिल्कुल। तो ये उनकी संस्कृति का हिस्सा रहा है। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट आज बहुत यूज भी किया जा रहा है। हाँ, आज वो 15% मतलब पैसे पहुंचते थे, ये उनका सोच रहा है, उनका विचार, उनका ये काम का तरीका रहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां अगर वो जीडीपी का 50% भेजते अगर वो होते तो निश्चित 7.5% ही जाता। नहीं सही है। वो जीडीपी का 50% भेजते तो उनका नीचे तक तो 7.5% ही जाता। लेकिन वर्तमान में प्रबल इच्छा शक्ति की सरकार जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी कहना भी जो हमने सुना है, उनका कहना कि हम यदि यहाँ से जो भेजते हैं वह पूरा का पूरा नीचे तक पहुंचता है जी। तो विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष की भूमिका पर भी प्रकाश डालेगा कि विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? विपक्ष की नहीं कहूंगा मैं, हर किसी की, हर नागरिक की क्या भूमिका? देखो, जिस तरह का आज देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी का संकट है, उसमें हर व्यक्ति इस महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक स्तर पे उससे जो कुछ बन रहा है, कुछ ऐसे संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सेवा भारतीय कार्यकर्ता, पूरे देश भर के युवा इस अभियान में लगे हुए हैं कि कैसे भी कोई भी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति भी भूखा नहीं सोए। किसी अगर कोई पैदल चल रहा है तो उसके पैर में छाले नहीं पड़े, इस तरह की व्यवस्था की जाए। लेकिन एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के संकट में भी चुटकी ले रहे हैं, जो कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, जो उंगली उठाने का केवल काम करते हैं। इसका मतलब है कि वह अपने दायित्व का निर्वहन आज भी नहीं कर रहे हैं। उनकी जो संस्कृति रही, उनकी जो परंपरा रही है, केवल उंगली उठाना। और उन राजनीतिक पार्टियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि वह राजनीतिक पार्टी के लोग देश की इस प्रकार की समस्या में भी राजनीति नहीं करें। निश्चित है कि आज बड़ा संकट है और उस संकट में हमने कहा ना कि ये एक समस्या को, जो संकट है उसको अवसर में कैसे बदला जाए। और आत्मनिर्भर जरूरी है। आपदा को अवसर में यदि बांटना है, आपदा को यदि अवसर बनाना है, तो हमें जरूरी है कि हम सबको मिलकर साथ बढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नौजवान हो, विपक्ष पक्ष सब हो, सबको साथ में बढ़ना चाहिए। अब मैं पुनीत जी आपके पास आऊंगा। जी एक मिनट अवश्य, एक और ये कि इस प्रकार की महामारी में हम देख रहे हैं कि विश्व के विकसित देशों की क्या स्थिति है, और उस स्थिति में वहां भी जो अपोजिशन होता है वो किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं कर रहा है। लेकिन भारत के अंदर किस प्रकार की बात करना, हम कहते हैं कुछ जो देश राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं, उनको ये लग रहा है कि ये जो लॉकडाउन है वो किस प्रकार से फैल होना चाहिए, उस दिशा में प्रयास हो रहा है। आज हम देखते हैं कुछ सरकारें अपने आगे मजदूरों को नहीं मतलब वापस बुलाना। बिल्कुल नितेश जी, हमारे पास समय की कमी है और आपका जवाब वाकई बहुत अच्छा है और बहुत समृद्ध भी है, आपका जो जानकारी समृद्ध है। पुनीत जी आपके पास आऊंगा और एक जो मेरा सवाल है
वो बहुत जरूरी है। आपने स्टार्टअप्स की बात की, वो स्टार्टअप में युवाओं की भूमिका बहुत जरूरी है। आपसे ये सवाल इसलिए भी मैं चाहूंगा कि आप बहुत सीमित समय में और बहुत जो आप कहना चाहते हैं वो कहें, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है थोड़ी सी। तो पुनीत जी, सवाल ये है कि आज जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक पोस्ट अचानक सामने आई कि मोदी जी के पकौड़े बेचकर हमें आप आत्मनिर्भर बनाए। तो भारत का एक एक वर्ग ऐसा भी है जो युवा वर्ग है, जो 8 से 10 घंटे या 12 घंटे दूसरों की नौकरी करने में उसको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यदि उसी वर्ग को आप स्वरोजगार करने के लिए कहिए, चाहे पकौड़ा हो, मैं ये मानता हूँ कि वो भी स्वरोजगार है, चाहे चाय हो तो वो भी स्वरोजगार है। सारी चीजें जो है ये स्वरोजगार में आती है, छोटे से छोटा बिजनेस भी स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता है। अगर ऐसी स्थिति रही कि युवा नौकरी की ओर भागता रहेगा, कंपटीशन की ओर भागता रहेगा, नौकरी की ओर, तो कैसे स्टार्टअप में युवाओं की भूमिका होगी? पुनीत जी, आपसे मेरा सवाल है, और कैसे आत्मनिर्भर भारत में युवाओं की भूमिका? पुनीत जी। देखिए, ये जो पकोड़े पकोड़े बेचने वाली जो बात है और या चाय बनाने की जो बात है, इसमें कोई बुराई थोड़े है। पकोड़े तो सबको पसंद आते हैं और चाय भी सबको पसंद है, हमें अभी आवश्यकता भी है। तो ये तो ठीक है। ये कहने वाले एक कहावत बचपन में हम सुना करते थे, आपने भी सुना होगा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, हाथी का स्वरूप जो है वो, जो हमारा स्वरूप हाथी का स्वरूप है, यानी हाथी बहुत विशाल का, विशाल अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा राष्ट्र है हमारा। कई प्रकार की बोलचाल की भाषा है, कई प्रकार की फूड हैबिट्स हैं, कई तरह के काम करने के तरीके हैं। तो इसमें अभी मैंने पहले भी एग्जाम्पल इसके प्रश्न का उत्तर दे ही दिया था लगभग, कि इजराइल में किसी भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो धनाढ्य हो या वो गरीब हो, वह समय निकाल कर देश के लिए काम करता है। और जो बंजर भूमि है उसको खुदाई करता है, बंजर भूमि की खुदाई करने के पश्चात उर्वरा शक्ति भरता है और तब मानता है कि हाँ, मैंने समाज और राष्ट्र के लिए काम किया है। तो यह कोई नई बात नहीं है, और हमारे देश में तो ये बहुत पहले से, प्राचीन काल से चली आ रही है। हम तो जमीन से जुड़े हुए ही लोग हैं, तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं आती है। लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन मुख्य यह है कि हमारा लाइवलीहुड कैसे चलता है, हमारा पेट कैसे भरता है, हमारे समाज का पेट कैसे भरता है, हमारे परिवार का पेट कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें इस बात को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, हमें इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम जो भी करते हैं उससे हमारा भी और हमारे समाज का भी, हमारे देश का भला हो रहा है कि नहीं, हमें उससे बहुत सरोकार है। बिल्कुल पुनीत जी, मैं एक लास्ट सवाल पर आपका और नितेश जी का बस मैं चाहूंगा कि 20-20 सेकंड में आप लोग अपने जवाब दें कि जो भारत है या आत्मनिर्भर भारत है, तो इसका लक्ष्य हम कब तक पूरा कर लेंगे? आपको क्या लगता है कि कब तक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा कर लेंगे? हम विश्व को क्या देंगे आत्मनिर्भर होकर? क्या देने वाले हैं हम विश्व को? पुनीत जी, आपसे शुरू करता हूं मैं, 20 सेकंड। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तो अभी पूरी परिचर्चा में हमने सुना है, नितेश जी भाई सबने बताया है और प्रकृति जी ने, दीपिका जी ने, सबने बताया है कि भारत पहले से आत्मनिर्भर रहा है। अब कोई नया थोड़े करना है, आप भी तब से ही बोले जा रहे हैं कि हम लोग पहले से आत्मनिर्भर हैं। हमारे तो ये रक्त में है, ये आत्मनिर्भरता भारत के किसान के रक्त में है, भारतीय समाज में ऑलरेडी है। हमें बस उसे फिर से एक बार आत्मसात कर लेना है, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है, संकट की घड़ी है, और हमारे जीन में जो चीजें, हमारे हैबिट में जो है, उसे फिर से एक बार निकाल के समाज में ले आना है। अब मैं एक बार नीतीश जी से भी इस बात का जवाब चाहूंगा। नीतीश जी, डॉक्टर नीतीश जी, इस सवाल का जवाब चाहूंगा। डॉक्टर नीतीश जी, नीतीश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और हमारा समय भी पूरा हो गया है। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत पर हमें जो चर्चा करनी थी, आत्मनिर्भर भारत के समस्त पहलुओं पर कि आत्मनिर्भरता कैसे हो, कैसे हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे जो एक मोदी जी ने हमें टारगेट दिया है, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का जो एक इकोनॉमिकल जो राहत पैकेज दिया है। आपको मालूम होगा कि ये राहत पैकेज जो दिया गया है, यदि हम वर्ल्ड वाइड के आंकड़ों पर बात करें तो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज कई देशों की, लगभग 149 देशों की इतनी जीडीपी भी नहीं है जितना भारत ने राहत पैकेज दिया। जो पाकिस्तान जो कई बार हमारे देश में घुसपैठ करता है, सारी चीजें करता है, उसको भी जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देश की जीडीपी यदि हम अमेरिकी डॉलर में बात करें तो 286 या 88 बिलियन डॉलर में है, और जबकि भारत ने 266 बिलियन डॉलर का राहत पैकेज दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अपने आप को जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा है कि 21वीं सदी भारत की है और भारत जो है विश्व गुरु फिर से बनेगा। कई प्रकार के सुझाव भी आए और कई प्रकार की बातें भी निकल कर आई कि इस भारत को यदि हमें आत्मनिर्भर बनाना है, जैसा प्रकृति जी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें भारत के मॉडल पर आगे बढ़ना पड़ेगा, भारत को अपनी खूबियां विश्व के सामने लानी पड़ेंगी।
और हम तो हमेशा से ही, हमारे यहाँ एक सूक्ति प्रचलित रही है कि अहम निजा परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। तो हम तो हमेशा ही विश्व के जो है परिवार के रूप में मानते हैं, पूरे विश्व के सुख में अपना सुख देखते हैं। हम जब ये मानते हैं और ये जानते भी है कि जिस दिन भारत आत्मनिर्भर बनेगा क्या, अभी भारत अभी भी आत्मनिर्भर है, कई चीजों पर हम डिपेंड जरूर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में क्षमताएं नहीं है या भारत आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ सकता। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा भी, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने टारगेट लिया है कि भाई 2 दिन में ही पूरा हो जाए या 2 दिन में ही हम आत्मनिर्भर बन जाएं। आत्मनिर्भरता एक सतत जो है एक प्रक्रिया है कि लगातार चलती रहेगी। हमारी पीढ़ी आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ स्वरोजगार करेगी, स्टार्टअप्स करेगी, और जो भारत की जो खूबियां हैं उनको निकालेगी, भारत के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करेगी, उन ब्रांडिंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम ले जाएंगे, चाहे वो फल सब्जियों में हो या अनाज में हो या कला में हो, हस्तशिल्प हो या कोई भी चीज हो। साथ ही मतलब कि हमें उस चीज को आगे बढ़ाना है जो भारत का गौरव है, भारत के गौरव को हमें आगे बढ़ाना है। आत्मनिर्भरता उसी से आएगी। बहुत सारे बिंदु निकल कर आए हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, ये बहुत जरूरी है। जैसे अभी नीतीश जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। मैं देख पा रहा हूँ कि संकट की इस घड़ी में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हर जिले में, हर कस्बे में, एक पोस्ट मेरे सामने आई थी फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए कि कड़ी धूप में, जिस धूप में हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, उस कड़ी धूप में शिवपुरी के कुछ लोग जो है वो गाय के लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, जो वहां कुत्ते हैं उनके लिए जो रोटियों की व्यवस्था कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन में हम घर के अंदर बंद है तो वो भी उनको जो समस्या हो जाए। तो मानव, केवल मानव का नहीं, हम प्राणी मात्र के अस्तित्व की बात करते हैं, हम उनके लिए भी जो है सहयोग की भावना रखते हैं, और ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिखाया। आत्मनिर्भर भारत भी यही है कि हम खुद आत्मनिर्भर रहते हुए, इसका मतलब आत्मनिर्भरता का ये भी नहीं है कि हम विदेशी चीजों का बिल्कुल उपयोग छोड़ देंगे, या हम कल से जो है बड़ी बड़ी कारों का उपयोग छोड़ देंगे, BMW या सारी चीजों का, हम वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम भारत में उससे भी अच्छी तकनीक विकसित करें, भारत में हम उससे भी अच्छी जो है क्वालिटी विकसित करें, और फिर हम उस क्वालिटी की ब्रांडिंग करें। ब्रांडिंग करने के बाद हम विश्व स्तर पर उसको ले जाएं, और भारत का जो कहेंगे ना 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनेगा, तो भारत की चीजें फिर विश्व स्तर पर लहराएं। जैसा भारत पहले में सोने की चिड़िया था, भारत फिर विश्व गुरु बनेगा। और ये सार्थक चर्चा मैं मानता हूं कि आप सभी के बीच में पहुंची होगी, और सभी ने जो हमने जिन जिन पहलू पर बात की है वो सभी आपको समझ में भी आए होंगे। सभी लोग एक साथ मिलकर, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं भी है मेरी साथ, और मेरी, और आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, इतनी देर से आप लोगों ने देखा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हमारे पैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।